कहानी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का बहुत तेज़ी से भाग रहा था। वो लड़का सूरज को देखकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन सूरज भी अब ढलता जा रहा था। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ उसने देखा कि लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करके भागना शुरू कर दिया। अंधेरा गहरा होता जाता है और वो देखता है कि सारे परिंदे उड़ कर चले जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो भागता रहता है। ये आदमी डर कर एक दख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती की वजह से वो दख्त से नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो दख्त पर गिरा, बेहोश होने से पहले कि कोई चीज़ उसको खींच कर ले जाती है, और उस चीज़ को नहीं दिखाया गया, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी चीखों की आवाज़ें हमें साफ सुनाई देती हैं। इस हादसे के 6 दिन बाद हमें एक स्टोर पर दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मेला। मेला के कोई माता पिता ना थे, सिर्फ उसकी एक बहन थी। शॉप पर काम करती हैं जहां उसे उसके बॉस एक ज़ू पर पैरट को छोड़कर आने का काम देते हैं। मीना उस पैरट को उठाकर घर ले आती है क्योंकि उसे अगले दिन ज़ू जाना था। उसने रात को पैरट को अपने पास रख लिया था और सुबह उसको लेकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ज़ू की तरफ निकल गई। गाड़ी चलाते हुए उसने गलत मोड़ ले लिया और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। ये वही जंगल था जहां हमने थोड़ी दिन पहले एक आदमी को मरते हुए देखा था। पहले तो वो खुद ही अपनी हिम्मत से गाड़ी भगाती रही, लेकिन आगे जाकर उसे पता लगा कि जंगल में बहुत घना है और यहाँ पर उसका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसे गाड़ी से उतरना पड़ा और पैदल ही आगे का रास्ता तय करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि परिंदे सारे उड़ते जा रहे हैं, अपने घरों अपने घोंसलों से उड़कर जा रहे हैं, और हमें एक औरत नज़र आती है जो मीना के करीब ही होती है। वो उस बूढ़ी औरत का पीछा कर रही थी। बूढ़ी औरत अब आगे भागती गई और रुक गई और उसको कहने लगी, अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो तो भागकर इस बंकर में आ जाओ। दरअसल ये एक घर नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसको चुपचाप मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं। इसके सवाल पर बूढ़ी औरत जवाब देती है कि हमें वॉचर देखने आ रहे हैं। सारी रात वो वॉचर्स को देखते सारी रात वॉचर्स उनको देखते रहे और सुबह होते ही वो अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। बूढ़ी औरत उसे कहती है कि हम दिन के वक्त जंगल में फ्री घूम सकते हैं, लेकिन हमें रात के वक्त वापस उस कमरे में जाना पड़ता है। अगर हम उस कमरे में ना जाएंगे तो हमारी जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन मीना उसकी बात नहीं मानती और वो चाहती है कि वो इस जंगल से बाहर जल्द से जल्द निकल जाए। वो आगे भागती रही, उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नज़र आया, लेकिन वो आगे सूरज को देखती हुई भागती रही। आखिरकार उस पॉइंट पर पहुंच गई जहां हम देखते हैं कि उसे कुछ नज़र ना आया सिवाय घने जंगल के। वो परेशान हो गई और वापस अपने कैंप की तरफ भागने शुरू कर दिया। जब वो लड़की वापस अपने बंकर में आई तो वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि ये जंगल एक शराफत जंगल है, यहाँ बहुत सी बुरी चीज़ें हैं और ये जंगल हम बुरी आत्माओं का अट्रैक्ट करता है। मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि इस जंगल से निकलने का ना ख्वाब देखो, क्योंकि तुम पहली औरत नहीं हो जिसने इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस जंगल से निकलने की कोशिश की है, लेकिन सारे नाकाम रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। बूढ़ी औरत आधे उसे पॉइंट ऑफ रिटर्न दिखाती है। वो ये बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड लगाए गए हैं। अगर हम इससे आगे जाएंगे तो हमारा वापस आना मुश्किल होगा। इसलिए तुम्हें भी यही मशवरा है कि अगर तुम कभी इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को देखो तो एहतियात से घर आ जाओ, ताकि कोई ख़तरा ना हो सके तुम्हारी जान को। ये लोग ना सिर्फ रात को वॉचेस के सामने खड़े होते थे, बल्कि वॉचर्स के सामने डांस भी करते थे। इनका मानना था कि अगर हम वॉचर्स के सामने डांस करेंगे तो इससे वो खुश होते हैं और वो हमें ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ इन्हें रात में वॉचर्स का मसला था, बल्कि इन्हें दिन में भी बहुत सारे मसले मसाइल हुआ करते थे, जैसे खाना पीने का मसला और भी बहुत तरह के मसले हुआ करते थे। मीना कीरा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर है कौन और ये किस किस तरह की चीज़ें हैं, जिस पर वो बताती है कि वो जो बूढ़ी औरत है उसकी एक थ्योरी है कि ये वॉचर्स हमें ऑब्ज़र्व करते हैं और हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन हम इनको नहीं देख सकते, खाली यही हमें देख सकते हैं। अगर हम उनको देखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। इसके बाद कीरा मीना को काफ़ी सारे गड्ढे दिखाती है, बताती है कि वॉचर सारे दिन के वक्त इस गड्ढे में रहते हैं और रात के वक्त इस गड्ढों से बाहर आ जाते हैं।
इसके बाद कीरा बताती है कि मेरा हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने निकला है और उसे उम्मीद है कि वो ज़रूर वापस आएगा। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो आदमी मूवी के स्टार्ट में मरता दिखाई दिया है वो असल में कीरा का हस्बैंड ही था, जो अब वॉचर्स के हाथों मारा गया है। जब वो मीना सारा खाना कलेक्ट करके वापस आती हैं तो मेटलाइन उसे 3 रूल्स बताती है। रूल नंबर 1 कि वो कभी रात के वक्त घर के दरवाजे नहीं खोलेगी। नंबर 2 कि वो गड़ों से दूर रहेगी। रूल नंबर 3 कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी में रखेगी और अंधेरे से दूर रहेगी। अगर वो ये 3 रूल अप्लाई कर लेती है तो वन वॉचर से बच जाएगी, वरना वो भी वॉचर का शिकार हो जाएगी और मारी जाएगी। रात को मीना वॉचर्स को देखना चाहती थी और उनको ऑब्ज़र्व करना चाहती थी। इस वजह से उसने शीशे की तरफ कान लगाया, लेकिन उसे आवाज़ नहीं आई, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ कमर करके सो गई। और जैसे ही वो सोने लगी तो वॉचर्स उसको ज़ोर ज़ोर से शीशे को मारने लगे और ये इतना ज़ोर ज़ोर से मारा कि शीशे में क्रैक पड़ गया, जिस पर मेटलाइन जाग गई और उसको शीशे की तरफ उसका चेहरा कर दिया, जिसकी वजह से वॉचर्स को गुस्सा कम हो गया। अगले दिन मीना डैनियल के साथ खाना तलाश करने के लिए जाती हैं, जिस पर वो मीना कहती है कि मुझे मेटलाइन की कहानियाँ सिर्फ मन भरक कहानियाँ लगती हैं, मुझे नहीं लगता कि असल में वॉचर्स होते हैं। कभी तुमने इन वॉचर्स को देखा है? जिस पर डैनियल भी इनकार कर देता है कि उसने भी नहीं आज तक कभी वॉचर्स को देखा। मीना कहती है कि मुझे ये सारी वॉचर्स की कहानी खाली मेटलाइन की मंदरक कहानियाँ लगती हैं, क्योंकि डैनियल ने भी वॉचर्स को नहीं देखा था। जिस पर वो कहती है कि चलो हम उन गढ़ों में जाकर खुद चेक करते हैं कि असली में वॉचर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। डैनियल मीना को गड्ढे के अंदर ले जाता है और आगे से रस्सी का सिरा पकड़ लेता है, जिससे मीना आराम से गड्ढे के अंदर चली जाती है। और जब वो ऊपर आने लगती है तो जैसी वो गड्ढे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसमें बहुत से इंसानों का सामान पड़ा हुआ है। वो जान जाते हैं ये वही इंसानों का सामान है जो जंगल में किसी न किसी वजह से फंस गए थे और मारे गए थे। यहाँ पर वो इंसानों का सामान इकट्ठा कर लेती है, उसे ऊपर भेजती है कि उसे किसी चीज़ का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है, जिस पर डैनियल उसे तुरंत ऊपर खींच लेता है। फिर वो सारा सामान लेकर सेफ हाउस की तरफ चले जाते हैं। जब मेटलाइन ये सारा सामान देखती है तो इनसे पूछती है कि तुम्हें ये सारा सामान कहाँ से मिला, जिस पर वो कहते हैं कि हमें ये सारा सामान बस यहीं से आसे पासे से मिला। जिस पर मेटलाइन समझ जाती है कि इन्हें गड्ढे से मिला। वो कहती है कि बताओ तुम्हें गड्ढे में क्या देखा, जिस पर वो मानने से इनकार कर देती है। वहाँ उन्हें एक कैमरा भी मिलता है, जिसे डैनियल सीसीटीवी कैमरा बनाकर घर के बाहर फिक्स कर देता है। मेटलिन इन्हें मना करती है कि ऐसा ना करो, जिस पर वो नहीं मानते। रात गुजर जाती है और वो लोग वॉचर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसी दौरान इनके दरवाज़ा खटकने लगता है। रात को दरवाज़ा खटकने लगता है तो कीरा वो सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं कि वो एक इंसानी टांगे हैं, जिस पर और वो इंसानी टांगों में से जिस इंसान होता है उसकी आवाज़ बिल्कुल कीरा के हस्बैंड की तरह होती है। वो दरवाज़ा खोलने लगती है कि कीरा मेटलाइन उसे मना कर देती है कि दरवाज़ा ना खोलो, जिस पर कीरा बहुत ज़्यादा उसी पर प्रेशराइज़ करती है कि मैं दरवाज़ा खोलने दो, मेरा हस्बैंड रास्ता ढूंढ आया है। जिस पर मेटलाइन उसे कहती है कि तुम उसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में सवाल पूछो जिसके बारे में तुम और कि तुम्हारा हस्बैंड जानता हो, कोई और तीसरा बंदा ना जानता हो। जिस पर वो एक किताब के बारे में पूछती है और वो जवाब सही तरह से नहीं दे पाते। जब वो जवाब नहीं दे पाता तो इन्हें यकीन हो जाता है कि यह वॉचर ही था जो इंसानी रूप बदल कर आया हुआ था। जिस पर वॉचर को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और वो इनका सीसीटीवी कैमरा तोड़ देता है और बाकी सारे वॉचर्स इनका शीशा तोड़ने लगते ही हैं कि वो सारे लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, जिससे वॉचर्स का गुस्सा ठंडा हो जाता है। इस रात इनके साथ बहुत ज़्यादा हादसे हो चुके थे, जिसकी वजह से डैनियल और मीना को मेटलिन को बताना पड़ा कि वो गड्ढे में गए थे। पर मेटलिन बहुत गुस्सा होती है और वो सारा सामान वापस गड्ढे में डाल देती है, जिस गड्ढे से वो सारा सामान लेकर आए थे। खैर वक्त गुजरता गया और अब सर्दियाँ आ चुकी थी। अब इन्हें खाने पीने की सप्लाई का भी बहुत मसला हो रहा था। मीना अब रोज़ एक रास्ता तलाश करने के लिए जाती थी और एक नक्शा भी बनाया करती थी, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे यकीन था कि वो एक न एक दिन इस इलाके का नक्शा पूरा कर लेगी और बाहर निकल जाएगी। खाने की स्टोरेज की कमी की वजह से इंसानों के दिमागी संतुलन भी बिगड़ते जाते हैं।
जिस पर डैनियल और मैडेलिन का झगड़ा हो जाता है और वो मीना और मैडेलिन को बाहर छोड़ देता है और कीरा को अपने साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिस पर मीना और मैडेलिन बहुत ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। अब अंधेरा हो रहा था, वॉचर्स के आने का टाइम हो गया था। अब हम देखते हैं कि उन दरवाज़ा नहीं खोला था जिसकी वजह से इन्हें एक घने दख्त के नीचे छुपना पड़ा। अब हमें वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। वो एक खौफनाक राक्षस की तरह होते हैं जिन्हें देखकर मीना डर जाती है और चीख मारने लगती है कि मैडेलिन उसका मुंह दबा देती है जिसकी वजह से आवाज़ नहीं निकल पाती। यहाँ पर वॉचर दो बंदों को देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और गुस्से में बाकी दो को ढूंढने निकल जाते हैं। अब मीना और मैडेलिन दोनों जंगल में छुपे हुए इन राक्षस को देखती हैं कि वो अपने गड्ढों से बाहर आ रहे हैं। उन दोनों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं। जब वो इनकी रिसर्च में निकल जाते हैं तो इन दोनों को दोबारा से मौका मिल जाता है अपने बंकर में वापस जाने का, जिस पर ये दोनों सक्सेसफुली अपने बंकर में पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बंकर में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत समाजत करनी पड़ी। उन्हें दो से दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, तब जाके डैनियल ने दरवाज़ा खोला और वो वापस बंकर में चले गए। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मैडेलिन डैनियल को पकड़कर बहुत गुस्से से कहती है कि आगे वो बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, असल में मैं भी इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में आई थी। मैंने इनके बारे में थ्योरी पढ़ी थी कि ये सारे क्रिएचर्स परियां हैं, फेरी हैं, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता लगा ये तो मॉन्स्टर्स हैं। मैंने जिस क्रिएचर को देखा था वो बहुत अक्लमंद था। ये सारे क्रिएचर बहुत अक्लमंद हैं। मैंने जिस क्रिएचर के पास गई थी उसने मेरी तरह रूप बना लिया था। इनके इन्हीं बातों के दौरान दोबारा से खटखटाहट होती है जिस पर वो बताती है कि ये क्रिएचर बहुत अक्लमंद है, ये डेली हमें ऑब्ज़र्व करते हैं और हमसे कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को भी हमारी तरह बनाना चाहते हैं। अब दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटकने लगता है जिस पर वो समझ जाते हैं कि ये क्रिएचर्स हमारा लोहे का दरवाज़ा और शीशा तोड़ देंगे, जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें ज़मीन में एक जगह कुछ ऊपर नीचे दिखाई देती है जिस पर वो उसका कारपेट हटाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यहाँ पर नीचे एक बंकर है जिसको डैनियल बहुत ज़ोर से तोड़ता है और बंकर के नीचे चले जाते हैं। वो बंकर के नीचे जाते हैं तो उनकी दुनिया ही बदल जाती है। यहाँ पर हज़ारों दिन का खाना, बेड, किताबें, सारी चीज़ें पड़ी थी। यहाँ पर एक प्रॉपर एक इंसान की जीने की सारी चीज़ें मौजूद थी जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए थी। वो बहुत परेशान होते हैं कि हम इतना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए, अभी तक हमें इस बंकर का क्यों नहीं लगा। मीना इस बंकर का और इन सारे वॉचेस का राज जानना चाहती थी जिसकी वजह से वहाँ पर लगा हुआ वो कंप्यूटर को ऑन करती है और इसकी फाइल्स वगैरह चेक करने लग जाती है। इन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा सेव था जिसको चेक करने के बाद पता लगता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। वो इन क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता था जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को इधर ले पैसों का लालच देकर लाता था और वो सारे लोग मारे जाते थे, लेकिन प्रोफेसर बच जाता था क्योंकि वो इस बंकर में रहा करता था और बाकी सारे लोग ऊपर शीशे वाले डब्बे में रहा करते थे। जिस पर डॉक्टर मार्टिन इनकी रिसर्च करते हुए बताते हैं कि ये मॉन्स्टर्स पहले फेरीज थी जो इंसानों के साथ रहा करती थी, लेकिन इंसान इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल गए और हज़ारों साल ज़मीन के बीच में रहने की वजह से इनके जादू खो गया और ये सारे मॉन्स्टर्स में बदल गए। इस रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन को एक ऐसी फेरी मिलती है जो रोशनी में बाहर आ सकती थी, वरना अक्सर फेरीज रोशनी में बाहर नहीं आ सकती थी। वो एक अच्छी फेरी थी जिसकी डॉक्टर मार्टिन के साथ दोस्ती हो गई और बहुत जल्द ही हम आगे देखते हैं कि उनकी लड़ाई हो जाती है। कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियो थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ ना कुछ बताया हुआ था। अब मीना से इंतज़ार नहीं होता और वो कंप्यूटर में सबसे नीचे स्क्रॉल करके सबसे एंड वाली वीडियो देखना चाहती है कि इस रिसर्च का रिज़ल्ट क्या हुआ, जिस पर हमें पता लगता है कि जब वो आखिरी वीडियो प्ले करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि मैं उस फेरी को मारने वाला हूँ और अगर कुछ लोग इस जंगल में फंसे हुए हैं और निकलना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये है कि तुम उस डायरेक्शन में जाओ जिस डायरेक्शन में सारे परिंदे जा रहे हैं और तुम बहुत जल्द ही बाहर निकल जाओगे। अगर इस जंगल से कोई बाहर निकल जाए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च को तबाह कर देना। बस कुछ राज ही रहने चाहिए, मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसके मैंने ख्वाब देखा था।
मैं इंसानों और फेरिस को एक साथ नहीं रख पाया। खैर, आज रात इन्होंने बहुत जश्न मनाया कि कल हम सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। जब वो दिन को बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस वॉचर्स ने तबाह कर दिया था। जब वो परिंदे उड़ने वाले थे, वो परिंदे शाम के वक्त उड़ते हैं, लेकिन ये शाम तक का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से मीना अपना परिंदे को आज़ाद करती है और वो उड़ता है, जिसका वो पीछा करने लग जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में इन्हें कब्र मिलती है, जिसमें मेडलाइन इन्हें बताती है कि पहले फेरिस के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी और इंसान और फेरिस एक साथ रहा करते थे, लेकिन इंसानों ने इन्हें धोखा दिया, जिसकी वजह से फेरिस अपना जादू वगैरह सारी चीज़ें खो दी और अब वो कभी जंगल से बाहर नहीं जा सकते। खैर, वो नदी तक पहुँच जाते हैं। वो नदी में डॉक्टर मार्टेल की बोट से सफ़र तय करने वाले होते हैं कि डैनियल को एक अपना साथी मिल जाता है, जिसे वो साथ लेके जाने का कहता है। जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो डैनियल को एक उनका साथी मिलता है। डैनियल को साथ ले जाने को करता है, लेकिन वो अभी इसको पास लेकर आ ही रहा होता है कि हमें पता लगता है कि वो उनका साथी नहीं बल्कि फेरी थी, रूप बदलने वाली, जिसने उसके डैनियल को भी मार दिया। और हमें ये जानने को पता लगता है कि फेरी इस नदी को पार नहीं कर सकती। अब वो फेरी डैनियल का रूप ले चुकी थी। वो इस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता लगता है कि मीना जो यूनिवर्सिटी में था डॉक्टर मार्टेल का डाटा ख़त्म करने आई है। वहां उसे पता लगता है कि इंसान आज से हज़ारों साल पहले फेरीज और इंसान एक साथ रहा करते थे। उनकी शादियां भी होती थी, उनके बच्चे भी होते थे, जिनको कहते थे हाइब्रिड्स। यहाँ पर उसे और पता लगता है कि मेडलाइन वो एक प्रोफेसर की बीवी थी और वो एक हाइब्रिड है। उसे ये बातें सारी हज़म नहीं हो पाती और वो कीरा के पास आती है, उसे सारी सिचुएशन शेयर करती हैं कि मेडलाइन जिसे हम जंगल में मिले थे, असल में वो मेडलाइन नहीं, मेडलाइन प्रोफेसर की बीवी है। उसने हमें ये सच्चाई इस वजह से नहीं बताई क्योंकि वो ख़ुद भी इंसान नहीं बल्कि एक भेष बदलने वाली फेरी ही थी। असल में मेडलाइन एक फेरी थी। जहाँ पर इन्हें पता लगता है कि हज़ारों साल के प्रोफेसर की बीवी मेडलाइन जो कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्हें इन फेरीज के बारे में पता चला। उस प्रोफेसर ने अपनी वाइफ की फ़ोटो दिखाते हुए उस फेरी को अपनी वाइफ जैसा बना दिया। अभी मीना अपनी सारी ये बातें कीरा से कर ही रही थी कि उसे नज़र आता है कि कीरा तो अपनी गाड़ी से आ रही है। अभी मेडलाइन जो कीरा का रूप बदल कर आई होती है, वो असली कीरा को आते हुए देख लेती है और वो पहले कीरा को मार कर बेहोश कर देती है। फिर मीना को समझाती है कि उसके राज को राज ही रहने दे, जिस पर मेडलाइन उन्हें बताती है कि मैं अकेली थी जिसके सारी फेरिस मजाक उड़ाया करती थी। मैं दिन के वक्त भी जंगल से बाहर निकल सकती थी, जिस पर फेरिस ने उसे बाहर निकाल दिया। तुम अलग नहीं हो बल्कि तुम ख़ास हो। तुम एक हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी, जिसकी वजह से तुम उस नदी पार कर सकी, वरना तुम कभी नदी पार ना कर पाती। मीना की सारी कहानी बताते हुए ही उसके पास अपने पर और सारा जादू वापस आ जाता है और वो उड़ कर चली जाती है। इसके कुछ हफ्तों बाद दिखाते हैं कि मीना अपनी बहन के पास गई थी, उसे जंगल और सारी फेरी की कहानी बताई। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। जिस पर उसकी बहन कहती है डरो नहीं, कुछ नहीं होता। वो कहती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी भी फेरी मेरे साथ है, जिस पर वो उसे कहती है डरो नहीं, कुछ नहीं होता। और कहानी के एंड में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है।